Hello everyone, my name is Ritesh Singla. I welcome all of you to the 22nd lecture of our core course Real Analysis. Today's lecture is dedicated to a brief overview or brief revision of whatever we have learned till today in the Real Analysis course. So with this note, let us start our today's lecture. So our journey began with countable and uncountable sets, right? So let us start from there only. So we have talked about countable and uncountable sets. Countable sets are those which has a bijection with set of natural numbers. Natural numbers. That is, अगर कोई फंक्शन f है n से s में such that f is bijective, then जो सेट s होएगा वो काउंटेबल हो जाता है, राइट? इसके हमने कुछ एक एग्जांपल्स देखे थे बाद में कि कौन कौन से सेट्स है जो हमारे काउंटेबल है. एग्जांपल कौन से हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट में भी आ जाएगा. सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल्स एंड n क्रॉस n. ये सभी के सभी सेट हमने देखे थे कि काउंटेबल होते हैं. ठीक है. अनकाउंटेबल सेट कौन से होते हैं? सेट्स which are not countable are known as uncountable. जो सेट काउंटेबल नहीं है उनको हम अनकाउंटेबल कह देते हैं. हमने बाद में प्रूव किया था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स है, ये सभी अनकाउंटेबल है, राइट? सेट ऑफ रियल नंबर्स को अनकाउंटेबल प्रूव करने के लिए हमने 0,1 को अनकाउंटेबल प्रूव किया था, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स को अनकाउंटेबल प्रूव करने के लिए हमने लिखा था कि जो r है वो जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ही है. ये हमारे काउंटेबल है, ये हमारे अनकाउंटेबल है, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट को अनकाउंटेबल होना ही पड़ेगा. ठीक है. और जस्ट अ सेकेंड, या इनको अनकाउंटेबल होना पड़ेगा. और इसकी जो एग्जिस्टेंस थी, एग्जिस्टेंस ऑफ सच रैशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर या इरेशनल नंबर, वो हमने निकाला था एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 को सोल्व करके. ठीक है. हमने प्रूव किया था कि कोई भी रैशनल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट एक्स स्क्वायर 2 के इक्वल हो जाए. तो ये सारी चीजों के बारे में हमने बात की थी जब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में बात कर रहे थे. उसके बाद हमने दो रिजल्ट देखे थे. पहला रिजल्ट था कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल. कि अगर कोई भी AIs है, I belongs to say n, एंड AI अगर आपके काउंटेबल है, तो हमने प्रूव किया था कि जो A होगा, जो सेट ऑफ ऑल AI का यूनियन है, इज काउंटेबल. ठीक है. जब इसका प्रूफ हम पढ़ रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया था कि इसका जो प्रूफ है वो मोर और लेस इंस्पायर्ड है किसके प्रूफ से? जो n क्रॉस n को n क्रॉस n को काउंटेबल प्रूव करते हैं. ठीक है. n क्रॉस n को जब हम काउंटेबल प्रूव करते हैं उसमें जो आर्गुमेंट्स का यूज होता है मोर और लेस वही आर्गुमेंट्स हम प्रूव करते हैं कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल. ठीक है. इसमें उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी जो थी पेंटर्स थ्योरम.
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम कैंटर्स थ्योरम की बात कर रहे हैं, कैंटर सेट की बात नहीं कर रहे। जैसे कि हमने अभी रिसेंट लेक्चर्स में देखा था, कोशिश थ्योरम अलग थी और कोशिश सीक्वेंस अलग थी, वैसे ही कैंटर्स थ्योरम अलग चीज है, कैंटर सेट अलग चीज है। कैंटर्स थ्योरम बहुत ही सिंपल थ्योरम थी हमारी, लेकिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया था इसने, कि अगर एस कोई भी सेट है तो एस और पावर सेट ऑफ एस के बीच में कोई भी बाइजेक्शन नहीं हो सकती। तो बेसिकली इफ एस इज एनी सेट और एफ कोई भी मैप है सेट एस से पावर सेट ऑफ एस में, देन एफ कैन नेवर बी बाइजेक्टिव, कि दे डजंट एग्जिस्ट एनी बाइजेक्टिव मैप, और सॉरी लेट मी से सर्जेक्टिव इन पर्टिकुलर, क्योंकि आप जानते हो वन वन तो आप फाइंड कर ही लेंगे। तो इन पर्टिकुलर उन्होंने कहा था कि कोई भी सर्जेक्टिव मैप एग्जिस्ट नहीं करता किसी सेट के से उसी के पावर सेट में। ठीक है, तो इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रोलरी हमने निकाल ली थी कि जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो अनकाउंटेबल है। वो हम क्यों कह सकते हैं? बिकॉज एफ अगर एन से पावर सेट ऑफ एन में कुछ भी मैप होगा तो कैंटर थ्योरम से एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, और अगर एफ सर्जेक्टिव नहीं है तो एफ बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। और जो हमारी काउंटेबल वाली डेफिनेशन थी कि नेचुरल नंबर से सेट के अंदर हमारे पास एक बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए, वो फेल हो जाती है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल नहीं है, और जो सेट काउंटेबल नहीं होता उसको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? तो ये एक बहुत ही सिंपल थ्योरम थी, लेकिन येट इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, ये नेम थ्योरम है। ठीक है, जो जो नेम थ्योरम आज हम वापस से रिकॉल करने वाले हैं, नेम थ्योरम हुई या कोई नेम रिजल्ट है, वो हमारे हर पेपर के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में हमने इसी चीजों के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रियल लाइन। ठीक है, उसके बाद हमने हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था रियल लाइन। रियल लाइन को जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमने तीन तरह की प्रॉपर्टीज की बात की थी। रियल लाइन, ओके सॉरी, वी हैव मिस्ड वन रिजल्ट। काउंटेबल प्रूव करने के लिए एक और रिजल्ट था हमारे पास, एक और थ्योरम, कि अ सेट एस इज काउंटेबल if and only if any of the following holds, any of the following holds। पहली चीज क्या है? f डिफाइंड फ्रॉम n to s में एक बाइजेक्शन हो, या फिर यहाँ पे मैं और लिख देता हूं, f कोई s से n में 1 to 1 हो, और f n से s के अंदर ऑन टू हो। अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे एस काउंटेबल है। ठीक है, ये अलग रिजल्ट था जो हमने प्रूव किया था काउंटेबल सेट्स के अंदर ही, कि अगर आपको प्रूव करना कोई सेट काउंटेबल है तो एक बाइजेक्टिव मैप ढूंढने से बढ़िया है आप उस सेट से नेचुरल नंबर में एक 1 to 1 मैप ढूंढ लीजिए, या नेचुरल नंबर से उस सेट के अंदर एक ऑन टू मैप अगर आप ढूंढ पाएंगे तो आप कहेंगे कि जो हमारा सेट है वो काउंटेबल होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था रियल एनालिसिस, या फिर रियल नंबर्स हमने स्टार्ट किया था। रियल नंबर्स के अंदर हमने तीन तरह की प्रॉपर्टीज की बात की थी। एक थी मेरी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज, एक थी ऑर्डर प्रॉपर्टीज, और एक थी हमारी कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, ठीक है। अलजेब्रिक प्रॉपर्टी अगेन टोटल 9 थी। उसमें सबसे पहला था एसोसिएटिव, अंडर एडिशन
एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद एक था हमारा आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एक था हमारा इनवर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एक होता है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। और इन सब के बाद एक और थी जो थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। एसोसिएटिव का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। आइडेंटिटी का मतलब था a प्लस जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो प्लस ए एंड a प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी हो जाएगी a इंटू वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वन इंटू ए। सिमिलरली इनवर्स के लिए हमने देखा था कि a प्लस माइनस ए जीरो माइनस ए प्लस ए, तो इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते थे। ठीक है, अभी हम थोड़ा फास्ट जाने लग रहे हैं क्योंकि ये चीजें बस हम रिकॉल कर रहे हैं कि एक जगह सबकी कंपाइल हो जाए। अगर आपको इसका बहुत ही थोरो प्रूफ चाहिए या फिर थोड़ा डिस्कशन देखना है तो आप हमारे लेक्चर्स देख सकते हैं जो रियल एनालिसिस प्लेलिस्ट में है। उसमें इन सभी चीजों को बारीकी से हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्डर प्रॉपर्टीज आती है, ओके, इस अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को कभी कभार फील्ड प्रॉपर्टीज के नाम से भी कह देते हैं। जब आप ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि फील्ड नाम की भी एक चिड़िया है जिसकी एग्जिस्टेंस है, जैसे ग्रुप्स, फिर रिंग्स, आइडियल्स, फील्ड। तो ये इस टाइप से चलता है। ठीक है, फिर आता हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ऑर्डर प्रॉपर्टीज में क्या हम कहते हैं कि अगर ए कोई भी रियल नंबर है तो ए के पास तीन ही चॉइस है, या तो ए पॉजिटिव होगा, या ए जीरो होगा, या ए लेस देन जीरो होगा। ठीक है, ये एक ऑर्डर प्रॉपर्टी है। इसको ऑर्डर में क्यों कह रहे हैं कि एक ऑर्डर हो गया आपके पास कि एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है कि या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या फिर वो जीरो ही है, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और क्या कहते हैं, इस लॉ को, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी। ये आपसे कई बार जैम में भी या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चार ऑप्शन दे देंगे कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या है, या फिर इंटरव्यू में तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का या फिर पीएचडी एंट्रेंस के लिए एड देने लग रहे हैं इंटरव्यू, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है रियल एनालिसिस के अंदर कि लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी क्या होता है। और इतना ज्यादा बेसिक है कि हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं इस चीज को। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी हमें याद रखना है, बिकॉज अगेन नेम है कि एक पर्टिकुलर किसी एक लॉ को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है, तो वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो ऑर्डर प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर है और दोनों पॉजिटिव है तो उन दोनों का जो सम है वो भी पॉजिटिव होगा और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, इसके बाद हमने एक चीज प्रूव की थी, बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल चीज थी वो, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, और इसकी एक करोलरी अलग आई थी कि वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये चीज आप पढ़ते आ रहे हैं आज तक कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, बट ये हमने प्रूव किया है। ऑफ कोर्स नॉन जीरो नंबर, अगर आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, ये थी हमारी सारी की सारी ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। उसके बाद आता है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टीज ऑफ आर। तो कंप्लीटनेस पे मैं आऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि कंप्लीटनेस के लिए आपको अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो वो अभी हमने रिकॉल नहीं किया। तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर के बारे में अभी हम आएंगे प्रोबेबली 5 to 10 मिनट्स के अंदर। बट ये थी हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमने बात की थी एप्सिलॉन नाम की एक चिड़िया की एंड एप्सिलॉन नेबरहुड की। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। एप्सिलॉन की जो नोटेशन है वो होती है थोड़ा कर्सिव सा ई। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो हम क्या कहते हैं कि एप्सिलॉन इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, बस।
क्या लेना है एप्सिलॉन इन पर्टिकुलर, वो हम हमारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ठीक है, अगर हमें कॉन्ट्रडिक्शन लेनी है तो एप्सिलॉन को कभी 1 भी ले लेते हैं, कभी 1/2 भी ले लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से हमें जब सोचना होता है कि ठीक है कि इस एप्सिलॉन के साथ हमारा रिजल्ट है वो ट्रू नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ये चीज अगर हमारे लेक्चर देखे तो ये चीज देखी होगी कि जब भी हम लिमिट की बात कर रहे थे, ठीक है, तो वहां पे हम कह रहे थे फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव का मतलब है कि कोई भी एप्सिलॉन अगर आप ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं उसके लिए वो रिजल्ट होल्ड करता है। तो जब अब हमें कॉन्ट्रडिक्शन करनी होती थी तो बेसिकली कोई भी एक एप्सिलॉन फाइंड कर लो जिसके लिए वो रिजल्ट होल्ड ना हो। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि कोई नंबर है वो हमेशा सत्य है, कोई चीज है वो हमेशा ही सत्य है, कि जैसे मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, अगर मैं ये कह रहा हूं तो कोई तीसरा बंदा आके कहते नहीं सर आपने एक टाइम पे यहाँ पे झूठ बोला था, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी कि अगर एक भी जगह मैंने कहीं झूठ बोला है तो मेरी पहली वाली जो स्टेटमेंट है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ वो गलत हो जाएगी। तो यही बात एप्सिलॉन की केस के अंदर है। हम कोई भी रिजल्ट जब हम लिमिट्स के अंदर बात करते हैं तो हम लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। इसको लिखने का कारण क्या है वो हमने एक थ्योरम देखी थी, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई चीज ट्रू है तभी हम मानेंगे। तो अगर हमें कोई चीज प्रूव करने की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमें बेसिकली कोई भी एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाए ग्रेटर देन 0 जहां पे वो रिजल्ट होल्ड ना कर रहा हो। ठीक है, तो उस टाइम हमारी कॉन्ट्रडिक्शन में एप्सिलॉन 1 भी ले लेते हैं, कभी 2 भी ले लेते हैं, कभी 1/2 भी ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को ये मिथ होता है कि एप्सिलॉन बस 0 के पास ही है, एप्सिलॉन 1 तो हो ही नहीं सकता। एप्सिलॉन की जो डेफिनेशन है वो केवल इतनी है कि वो पॉजिटिव रियल नंबर है, बस। इससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं बताया हुआ एप्सिलॉन के बारे में। ओके, अब ये इतना जरूरी क्यों हो जाता है, हम फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 क्यों करते रहते हैं, और इससे हमें कन्वर्जेंस लिमिट्स कैसे मिल जाती है, उसको हमें ये वाली थ्योरम बताती है। थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर ए कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ठीक है, ए कोई भी नॉन नेगेटिव यानी कि 0 हो सकता है या पॉजिटिव है, एंड ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, ठीक है, तो ए को 0 ही होना पड़ेगा। ये रिजल्ट था, समझ में आया? कि हमने क्या कहा कि अगर ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और ए हर पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है, ए कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर था, ए की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0, 1, 1/2, 1/100, 1/1 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये क्या कहने लग रहा है कि आपके पास और कोई भी पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन है तो ए इससे छोटा है, यानी कि ए हर पॉजिटिव नंबर से ही छोटा है, तो ए क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। ये चीज आप एनालाइज कर सकते हैं भी। अगर मैं कह रहा हूं एक नंबर हर नंबर से छोटा है, कोई भी आपने पॉजिटिव नंबर दिया, एक बंदा कहता है सर मैंने पॉजिटिव नंबर 1/2 दिया, तो मैं कहता हूं ए को आप ए है 1/2 से छोटा है। फिर अगला कैंडिडेट कहता है नहीं सर मैं ए को मैं जो नंबर है पॉजिटिव नंबर वो 1/1 मिलियन ले लूंगा, तो मैं कह रहा हूं ए इससे भी छोटा है। फिर एक कोई आता है वो कहता है सर मैं 1/100 मिलियंस ले लूंगा, मैं कह रहा हूं ए इससे भी छोटा है। तो बेसिकली आप कोई भी पॉजिटिव नंबर दो, शर्त क्या है, पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नंबर दो, ए उससे छोटा है, तो ए को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि ए नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पहली कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन होने दी है कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में वो क्या बोल रहे हैं कि ए हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है, तो ए के पास, बेचारे के पास चॉइस क्या बची, 0 ही तो बची। वही ये थ्योरम कह रही थी। इसी चीज को हम आगे जब हम लिमिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट, उस टाइम भी हम यही कह रहे होते हैं कि एक्सन कोई सीक्वेंस होती थी और वो एक्स पे कन्वर्ट करती है, तो हम कैसे लिखते हैं कि मोड ऑफ एक्सन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव। ऑफ कोर्स इस एप्सिलॉन के लिए एक एन एप्सिलॉन मिलता है, लेकिन अभी लिमिट की डेफिनेशन पाएंगे तब हम इस चीज पे आ जाएंगे इन डिटेल में कि कन्वर्जेंस का मतलब क्यों है। क्योंकि एक्सन माइनस एक्स है, इसका क्या मतलब होता है कि एक्सन और एक्स के बीच का जो गैप है वो, अगर वो हर एप्सिलॉन से छोटा है तो उन दोनों के बीच में बेसिकली गैप खत्म ही हो चुका है, वो दोनों के दोनों बेसिकली इक्वल ही है। ठीक है, यही मतलब होएगा इस थ्योरम से। इसलिए हम जब भी कोई रिजल्ट प्रूव करना होता है, कोई लिमिट्स प्रूव करनी होती है,
उस टाइम हम बात करते हैं फॉर एवरी एप्सिलॉन की टर्म्स में। क्लियर है यहां तक? उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो आया था एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। अब देखिए यहाँ पे ए कोई भी नेबर, ए कोई पॉइंट है। सबसे पहले हमने जब इस चीज की बात की थी हमने किया था नेबरहुड। नेबरहुड का क्या मतलब होता है? पड़ोस। पड़ोस का मतलब है आपके दाएं कौन रह रहे हैं और आपके बाएं कौन रह रहे हैं। तो एक बंदे के लिए पड़ोस क्या हो सकता है? यहां से लेके यहां तक। दूसरा कैंडिडेट के लिए पड़ोस हो सकता है यहां से लेके यहां तक। तीसरे कैंडिडेट के लिए पड़ोस हो सकता है यहां से लेके यहां तक। तो सबका अपने अपने पड़ोस की डेफिनेशन अलग अलग है। जिसकी जितने बंदों से मिल रही है उसका पड़ोस उतना बड़ा। लेकिन इन सब पड़ोस के अंदर एक खास बात क्या है कि ए बीचों बीच है, एक बीच में है। ए के दाएं के कुछ एलिमेंट उठा लिए और ए के बाएं के कुछ एलिमेंट उठा लिए, वो हमने इसका पड़ोस कह दिया। ठीक है। तो अब ये रियल लाइन में हम कैसे बात करेंगे, क्योंकि रियल लाइन तो इनफाइनाइट लाइन है भी। अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 0 भी 1 के पड़ोस में आ रहा है, -1 भी 1 के पड़ोस में आ रहा है, क्योंकि वो सबके सब ए के 1 के दाएं में है। ठीक है, सॉरी बाएं में है। ऐसे 3/2 भी ए 1 के पड़ोस में आ रहा है और 2 भी 1 के पड़ोस में आ रहा है, क्योंकि वो ए के दाएं में है। ठीक है, कि अगर मैं 1 ले रहा हूं यहाँ पे तो 1/2 भी इसका पड़ोस है, 2 भी इसका पड़ोस है, 3 भी है, 0 भी इसके पड़ोस में, -1 भी और -3/2 भी। ये सब इसके पड़ोस के नंबर ही तो है। लेकिन आप कौन से पड़ोस की बात कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह देता हूं कि मुझे आपका वो पड़ोस बताओ जो आपके घर के लेफ्ट के 2 घर और राइट के 2 घर, तो मैंने आपके ऊपर एक लिमिट लगा दी कि भाई आपके दाएं के 2 घर और बाएं के 2 घर वही आपको पड़ोस में काउंट करने, सारे दुनिया को काउंट नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही आता है एप्सिलॉन नेबरहुड। एप्सिलॉन नेबरहुड क्या कहते हैं कि अगर मेरा कोई भी रियल नंबर ए है तो ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन, इनके बीच में जो नंबर है, ठीक है, ये आपका घर हो गया, एप्सिलॉन आपका 2 हो गया। ये घर हो गया, एप्सिलॉन आपका 2 हो गया, 2 बाएं 2 दाएं। तो ऐसे ए के ए प्लस एप्सिलॉन और ए माइनस एप्सिलॉन, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये वाले जो नंबर है आपके, ये सब के सब आपके क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, यही बात की थी। इसकी नोटेशन थी वी एप्सिलॉन ऑफ ए। हमने लिखा था x बिलोंग्स टू r सच दैट a माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r सच दैट मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। मॉडुलस क्या होता है अभी हम रिकॉल कर लेंगे, जस्ट स्किप हो गया था कि मॉडुलस की डेफिनेशन हमने रिकॉल नहीं किया, बट यहां तक क्लियर है कि एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए क्या हो गया? वो सारे x जो a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के बीच में आने लग रहे हैं, उन सबको हम क्या कह देंगे? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ ए नंबर की। मॉडुलस ऑफ ए नंबर a बिलोंग्स टू r। तो मॉडुलस को हमने कैसे डिफाइन किया था? नोटेशन थी उसकी मोड ऑफ a। ये क्या होता है? a अगर a पॉजिटिव है, माइनस a अगर a नेगेटिव है, और 0 अगर a 0 के इक्वल है। ठीक है, अगर आप इसको बेसिकली देखें तो ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ द नंबर a फ्रॉम ओरिजिन। क्योंकि देखिए अगर ये ओरिजिन है, यहाँ पे a लिख लीजिए और यहाँ पे से a डेल्टा लिख लीजिए, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है? a यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लीजिए 2, यहाँ पे ले लीजिए -3। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स, 2 सेंटीमीटर कह लीजिए। यहां से यहाँ का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वो तो 3 यूनिट्स हुआ ना, 3 सेंटीमीटर। कि ये सेंटर है तो सेंटर से लेफ्ट में जा रहा हूं, लेकिन कितने यूनिट्स जा रहा हूं? 3 यूनिट्स या 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस तो मेरा 3 हुआ ना, तो माइनस ऑफ मोड 3 क्या हो जाएगा? 3। मोड ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2। तो बेसिकली ये क्या है? मेरा डिस्टेंस ही है। ठीक है, बस डेफिनेशन है कि जो भी आपका नंबर है उसको प्लस कर दो। प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव है तो प्लस लगा दो।
वो आपका मॉडुलस हो जाता है उसमें। ठीक है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज आ जाती है फिर कि कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हो आप ए से, तो कांस्टेंट टाइम्स मोड ए हो जाता है ये। ठीक है, और कुछ एक प्रॉपर्टीज और है, बट वो हम आगे जैसे जैसे डिस्कस कर रहे होंगे, उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक चीज और होती है, अगर मोड ए लेस देन एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि ए बी एक्स से छोटा है और माइनस ए बी एक्स से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ, ए एक्स से छोटा है एंड ए माइनस एक्स से बड़ा है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस एक्स इज लेस देन ए इज लेस देन एक्स। ठीक है, अगर मोड ए आपका एक्स से छोटा है तो ए आपका माइनस एक्स और एक्स के बीच में होगा। आई समझ में बात? ठीक है, इसी से हमने एक थ्योरम लिखी थी या फिर इनइक्वालिटी लिखी थी जिसका नाम था ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगेन बाय नेम है ये, बोल नहीं सकते आप इसको, इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपने आगे के लेक्चर देखे तो आपने देखा होगा कि घुमा फिरा के हम इसका बहुत बार यूज कर रहे होते हैं। ये क्या कहती है कि अगर a और b कोई भी दो रियल नंबर है तो जो मोड ऑफ a प्लस बी होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा मोड a प्लस मोड b से। ठीक है, इसकी एक करोलरी थी कि मोड ऑफ मोड a माइनस मोड b, ये जो चीज है ये मोड ऑफ a माइनस b से छोटी हो जाती है। प्रूफ अगर आपको देखना है तो आप रेफर कर सकते हैं हमारे लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स, उसके अंदर आपको प्रूफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, अगर a और b दो रियल नंबर है तो a प्लस b का जो मॉडुलस है, होल मॉडुलस, वो किससे छोटा होता है, मोड a प्लस मोड b से। और जो मोड ऑफ मोड a माइनस मोड b है ये आपका किससे छोटा होता है, मोड ऑफ a माइनस b से। ये थी हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया था वो आया था सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ अ सेट। ठीक है, इनफीमम को हमने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सुप्रीमम था मेरा लीएस्ट अपर बाउंड। तो बेसिकली मुझे अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड पता होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही मैं सुप्रीमम एंड इनफीमम की बात कर सकता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं अपर बाउंड कहूं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, u बिलोंग्स टू r is an upper bound of a set S if and only if S is less than equal to u for all S belongs to S। अपर बाउंड, बाउंड का मतलब बाउंड्री, लिमिट, इससे आगे आपको नहीं जाना है। आपके घर से आपको 1 किलोमीटर की से आगे नहीं जाना है। जब आप छोटे थे तो माँ बाप कहते थे ना कि बेटा ज्यादा दूर मत जाइयो, दो घर से, इन दो घर से आगे मत जाइयो, तो वो आपकी एक बाउंड्री थी। ठीक है, भी इस बाउंड्री को आपको क्रॉस नहीं करना चाहिए या नहीं करना है। ठीक है, तो आपके जो भी एरिया था वो आप उस सर्कल के अंदर ही रह जाते थे कि अगर यहाँ पे आप हैं तो ये आपकी बाउंड्री हो जाती थी कि आपको यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर या एक घर के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन हम रियल लाइन में हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर ये मेरा कोई सेट है तो यहाँ पे मेरा कहीं u बैठा होगा, यहाँ भी u हो सकता है, बट ये भी एक u हो जाएगा, ये u1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी नंबर है ये सब मेरे क्या है, अपर बाउंड। इस साइड जो भी नंबर आ रहे हैं मेरे वो क्या हो जाएंगे, लोअर बाउंड। और ये मेरा क्या है, सेट एस। ठीक है, कि सेट के जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा है उससे छोटे हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है उससे बड़े हैं, तो वो आपकी
अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशन हो जाती है। अब उन जितने भी अपर बाउंड थे उनमें जो सबसे छोटा अपर बाउंड है उसको हम क्या बोलते थे, सुप्रीमम। जितने भी लोअर बाउंड है उनमें जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड था उसको हमने कहा था इनफीमम। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये हमने सुप्रीमम एंड इनफीमम की डेफिनेशन देखी थी। प्लीज नोट दैट कि सुप्रीमम और इनफीमम पे हमने 2 लेक्चर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेक्चर 6 और लेक्चर 7। उसका कार्ड आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा राइट कॉर्नर में, अबव राइट कॉर्नर में। अगर आपको वो लेक्चर देखने, हमने 2 लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेट किए हैं सुप्रीमम एंड इनफीमम ऑफ ए सेट के लिए। ठीक है, सुप्रीमम क्लियर है, इनफीमम क्लियर है। इसके बाद हम किस पोजीशन में आ जाते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर को बताने के लिए। ये कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर क्या है, ये क्या कहती है, एनी बाउंडेड above subset of R has a supremum। कि अगर कोई भी सेट है, अगर S R का सबसेट है एंड S इज बाउंडेड अबव देन सुप्रीमम ऑफ S है वो मेरा R के अंदर ही होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर इसमें क्या खास बात है, क्योंकि अभी हमने कहा अपर बाउंड है तो जितने भी अपर बाउंड में थे उनमें से सबसे छोटा अपर बाउंड ढूंढ लो, वही आपका सुप्रीमम होता है। तो इसमें कौन सी नई बात होगी कि अलग प्रॉपर्टी ही बना दी। इसमें अलग बात ये हो गई है कि ये प्रॉपर्टी आपके पास रियल लाइन के पास है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के पास भी है, बट रैशनल्स के पास नहीं है। हमने पीछे जो दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अलजेब्राइक प्रॉपर्टी और ऑर्डर प्रॉपर्टी, ये दोनों रैशनल नंबर्स भी सेटिस्फाई कर रहे थे, बट रैशनल नंबर डज नॉट हैव कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, इसलिए रियल नंबर अलग हो जाते हैं। या फिर आप ये लगा लीजिए, रैशनल नंबर को कंप्लीट करने के लिए ही कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स को कंप्लीट करने के लिए ही रियल नंबर की एग्जिस्टेंस आई है। कि रैशनल नंबर कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे, कंप्लीट नहीं थे मतलब अधूरे थे, उनमें कुछ नंबर्स की और जरूरत थी, अब कुछ और नंबर डाल दिए तो जो नया सेट बन गया था उसको हमने रियल नंबर कहा था। ठीक है, इसका आपका एग्जांपल क्या है, अगर एक एस सेट ले लूं मैं, सेट ऑफ ऑल दोज रैशनल नंबर सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो आप जानते हैं जो सुप्रीमम ऑफ s है वो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, जो आपका रियल लाइन में तो है बट रैशनल में नहीं है। तो जो सुप्रीमम था वो रियल लाइन के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा था, बट अगर मैं रैशनल नंबर का सेट ले लेता हूं तब वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके बाद हमने एक और रिजल्ट पढ़ा था, जो क्या था, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। देखिए अभी तक हमने सीक्वेंस के बारे में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं किया है, सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस भी नहीं आई है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी खत्म करने के बाद हम सीक्वेंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी पे भी हमने 2 लेक्चर्स डेडिकेट किए हुए थे, जिसकी अगेन आपको जो कार्ड है, जो लिंक है, वो आपको अबव राइट कॉर्नर में भी दिख जाएगा। ठीक है, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, एवरी रियल नंबर is bounded above, or I should write, if x belongs to R, then there exists some nx belongs to n such that x is less than equal to nx। मतलब हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में। अब देखिए ये भी एक कमाल का रिजल्ट है, क्योंकि हमने कहा कि नेचुरल नंबर तो बेचारे काउंटेबल थे, रियल नंबर तो अनकाउंटेबल थे, फिर भी मैं कह रहा हूं कि भाई हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही है। कितनी खास बात है ये। रियल नंबर अगर आपका नेगेटिव है तो नेचुरल नंबर को 1 ले लो, और रियल नंबर अगर आपका पॉजिटिव है
तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से भी आप जा सकते हो उस चीज में, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है क्या होता है, ठीक है। तो या फिर फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन पता है तो आप जान पाएंगे इस चीज को कि हर रियल नंबर से बड़ा कोई ना कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता ही करता है, ठीक है। ये आर्किमिडन की प्रॉपर्टी थी, आर्किमिडन ने रिजल्ट दिया था। इसकी कोरोलरीज है कुछ एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोरोलरी, इसकी सबसे पहली कोरोलरी क्या कहती है कि अगर t कोई भी रियल नंबर है और t पॉजिटिव है तो एक एंटी मिलेगा नेचुरल नंबर सच दैट 1/t is लेस देन इक्वल टू nt। अब ये चीज आप बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं क्योंकि t अगर पॉजिटिव है तो 1/t भी पॉजिटिव है, 1/t रियल नंबर है, 1/t से बड़ा एक एंटी मिल जाना चाहिए। यही आपका रिजल्ट है, ठीक है। और कोरोलरी क्या थी इसकी कि अगर आपका t कोई भी रियल नंबर है और t से पॉजिटिव है देन देयर एग्जिस्ट nt बिलोंग्स टू n, एक नेचुरल नंबर nt मिलेगा such that nt is less than equal to nt minus 1 is less than equal to t is less than equal to nt, कि जो रियल नंबर है अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो वो दो नेचुरल नंबर के बीच में होगा। ऑफ कोर्स अगर 0 और 1 के बीच में है तो आप nt-1 लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे nt-1 लिखा है कि अगर आपका कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसको आप बाउंड कर सकते हैं किसी एक वन लेंथ के इंटरवल में, और वो वन लेंथ का इंटरवल आप नेचुरल नंबर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हर पॉजिटिव रियल नंबर किसी nt और nt-1 के बीच में ही होगा, ठीक है। इसी की एक और, इस कोरोलरी की भी एक और कोरोलरी आप कह सकते हैं, वो क्या थी कि अगर कोई भी रियल नंबर है तो एक इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट जो रियल नंबर है वो उस इंटीजर के बीच में हो। ये हमारी एग्जिस्टेंस क्यों आ रही है, इस चीज की हम बात क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव रियल नंबर होता तो आप मान लीजिए अगर t लेस देन 0 है तो माइनस टी ग्रेटर देन 0 हो गया, माइनस टी पे वाला रिजल्ट लगा दीजिए और उसके बाद वापिस से उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी बहुत ट्रिवियल है। इसके बाद एक और चीज हमने प्रूव की थी कि ये भी कोरोलरी ही थी आर्किमिडन प्रॉपर्टी की कि अगर a और b दो रियल नंबर है एंड मान लीजिए a लेस देन b है देन दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर जरूर होता है, देन देयर एग्जिस्ट सम r बिलोंग्स टू q such that a is less than r is less than b, मतलब between any two real numbers there exist a rational number, ठीक है। आप देखिए ये चीज नेचुरल नंबर नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि a को मैं ले लूंगा 1/2 और b को ले लूंगा मैं 3/4, तो ये हो गया आपका 0.5 और ये हो गया 0.75, तो इन दोनों के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है बट रैशनल नंबर जरूर है। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि a और b कोई भी रियल नंबर है और अगर a लेस देन b है तो एक p एग्जिस्ट करेगा जो इरेशनल होगा सच दैट a इज लेस देन p इज लेस देन b। इसका क्या मतलब हुआ, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट एन इरेशनल नंबर, ठीक है। कि अगर आपको कोई भी दो रियल नंबर रैंडम रियल नंबर दे दिए जाए तो उन दो रियल नंबर्स के बीच के में एक रैशनल नंबर एटलीस्ट और एक इरेशनल नंबर एटलीस्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेट्स। सेट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया या फिर ओवरव्यू कर ली है कि भी क्या क्या पढ़ा हुआ था अभी तक हमने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ मैं इसमें कहूंगा वो क्या क्या है, पेंटर्स थ्योरम,
क्योंकि बाय नेम थ्योरम आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लॉ ऑफ ट्राइकोटोमी, लॉ इतना ज्यादा वास्ट नहीं है लेकिन क्योंकि नाम से है, और एक आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। ठीक है, इन सब के अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ आर, जिसके अंदर आपका अलजेब्रिक आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, और कंप्लीटनेस आ जाता है। कंप्लीटनेस आर में क्या खास बात है? रैशनल नंबर नोट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आप इस चीज को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर एनालाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, और अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं, तो आप सेट्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। सेट्स के अंदर आप मार्क नहीं खाएंगे। ठीक है, अगर सेट आ गया, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी आ गई, एप्सिलॉन को जान गए, हाँ एक एप्सिलॉन और रह गया यहाँ पे, कि अगर आप एप्सिलॉन को जान गए हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जान गए हैं, और आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी जान गए हैं, ये तीन चीज जानते हैं, सीक्वेंस आपका बहुत ज्यादा स्मूथली चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंसेस के बारे में। सीक्वेंस सीक्वेंस हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आर में, अगर मैं सीक्वेंस इन आर की बात कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी लिमिट्स ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस से एक्सन, तो हम कहते थे एक्सन एक्स पे कन्वर्ट्स करेगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव there exists some n epsilon belongs to n such that mod of xn minus x is less than epsilon for all n greater than equal to n epsilon। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने कह दिया कि जो लिमिट है और सीक्वेंस की टर्म है, उनके बीच का जो गैप है, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 एंड सो ऑन, कुछ भी चल रहा है, ये आगे तक चल रहा है, यहाँ कहीं x है, तो ये आपका मान लीजिए x माइनस एप्सिलॉन है, ये आपका x प्लस एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे जो बाकी टर्म होगी वो इस एरिया में होगी आपकी, किसी पर्टिकुलर n के बाद, आफ्टर सर्टेन n जो टर्म्स होगी सीक्वेंस की xn, वो सब की सब इतने एरिया में होगी। ठीक है, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, इतने एरिया के अंदर सारी की सारी टर्म्स हमारी होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है हमारी डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, सीक्वेंस उसकी लिमिट की बात करते हैं हम ऐसे। हमने इसके अंदर कैसे कौन कौन सीक्वेंस देखी थी, जैसे 1/n हमने देखा था 0 पे जा रही है, फिर हमने कांस्टेंट सीक्वेंस के बारे में बात की थी। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस सेम लिमिट होती है उसकी, जो सीक्वेंस चल रही होती है वही उसकी लिमिट होती है। और हमने एग्जांपल देखे थे जैसे n+1/n+2, ये 1 पे जा रहा है, तो ये सारे हमने एग्जांपल देखे थे। इसके अंदर कुछ एक स्पेशल एग्जांपल्स थे, जो कौन कौन से थे हमें याद रखने बहुत जरूरी है, कि b की पावर n है वो 0 पे जा रहा है अगर b 0 और 1 के बीच में है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद एक और इसी टाइप का रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि c की पावर 1/n है, वो हमेशा 1 पे कन्वर्ट करेगा अगर c स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो। अगेन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये जो आप इनइक्वालिटी या इक्वालिटी कर देंगे अगर जल्दी जल्दी में, तब भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो आपको बड़े आराम से लिखना है इसको। तीसरा, n की पावर 1/n है, इसकी लिमिट भी 1 है। ये सब चीज हमने प्रूव की है, दो तीन अलग अलग मेथड से प्रूव किया है। एक तो हमने प्रूव किया है बाय डेफिनेशन से, ठीक है, एक हमने प्रूव किया था मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से, एक हमने प्रूव किया था इसको सबसीक्वेंस से, सबसीक्वेंस लिमिट से। तो ये अलग अलग तरीकों से हमने इस चीज को प्रूव किया इन रिजल्ट्स को। ठीक है,
तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके जनरल लिमिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और है 1+1/n होल की पावर n, ये आपका e पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये सब कुछ आपकी जनरल लिमिट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं लिमिट्स थ्योरम पे। लिमिट थ्योरम्स में सबसे पहले जो बात होती है वो होती है यूनिकनेस ऑफ लिमिट की। यूनिकनेस ऑफ लिमिट की कि अगर कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो उसकी यूनिक लिमिट होगी। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस converges to a unique limit। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होती है, और बाउंडेड। उसके बाद हमने कहा था कि अगर xn और yn दो सीक्वेंस हैं जहाँ पे xn अगर x पे कन्वर्ट कर रहा है और yn y पे कन्वर्ट कर रहा है, तो जो xn प्लस माइनस yn है वो x प्लस माइनस y पे कन्वर्ट करता है। xn इंटू yn आपका x इंटू y पे कन्वर्ट करता है। xn अपॉन yn आपका x अपॉन y पे कन्वर्ट करता है। और अल्फा टाइम xn आपका अल्फा टाइम x पे कन्वर्ट करता है। इस चीज के लिए आपकी एक कंडीशन होती है कि y आपका पॉजिटिव हो और yn भी आपके पॉजिटिव हो, तभी आप xn अपॉन yn और x अपॉन y को सेंसिबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट था वो था कि अगर xn आपका पॉजिटिव है या नॉन नेगेटिव है तो वही पैटर्न आपका लिमिट फॉलो करेगी। फिर हमने ये चीज कहा कि अगर xn आपका दो नंबर्स के बीच में है, हमेशा फिक्स्ड नंबर के बीच में, तो जो लिमिट है वो भी उन दो फिक्स्ड नंबर के बीच में रहेगी। उसके बाद हमने इसको तीसरे रिजल्ट लेके आए कि अगर xn की हर टर्म दो अदर सीक्वेंसेस की टर्म्स के बीच में है हमेशा फॉर ऑल n, यहां से, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली सीक्वेंसेस है ये इनकी लिमिट सेम है, तो जो लिमिट xn होगी वो भी क्या होगी, लिमिट yn के इक्वल ही होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम अगेन बाय नेम थ्योरम है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे आए जिसमें हमने बात की मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम के बारे में। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि मोनोटोनिक सीक्वेंसेस क्या होती है। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस या तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। बाद में हमने डेफिनेशन पढ़ी कि अगर कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, कि अगर हमने अभी पहले ही अभी रिजल्ट रिकॉल किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो उसका एक सॉर्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसका कन्वर्स है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोन और बाउंडेड हो जाती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो जाएगी। ठीक है, हमने बात की थी इस टाइप, ये जो थ्योरम है ये मेनली कहाँ लगती है, जब आपको रिकर्सिव सीक्वेंस दी होती है, रिकर्सिव सीक्वेंसेस दी होती है वहां पे हम इस थ्योरम को यूज करते हैं। जहां पे आपको मान लो x0 और x1 दे दिया और xn को ऊपर कोई भी एक फंक्शन दे दिया, ये xn+1 है या जो भी है। ठीक है, इस टाइप की अगर हमें टर्म्स दी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि सीक्वेंस को मोनोटोन प्रूव कर दे और बाउंडेड प्रूव कर दे इन ऑर्डर टू प्रूव कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो रिकर्सिव सीक्वेंसेस है वो बाउंडेड तो होती है बट मोनोटोन नहीं हो पाती। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हमने जब कोशी के बारे में पढ़ा था उस टाइम देखा था कि सीक्वेंस बाउंडेड तो थी
वहां पे x1 को आपको 1 दिया हुआ था, x2 2 दिया हुआ था, और xn+1 आपका पिछली दो टर्म्स का मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है बट मोनोटोनिक नहीं थी, तो बेसिकली वहां पे हम मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमेशा ये लगेगा, बट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोन अगर आप प्रूफ कर पाते हो तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, अगेन इसके लिए हमने 2 लेक्चर्स डेडिकेट किए थे। लेक्चर नंबर जो हमारा 15 और 16 था, अगेन उसका जो लिंक है कार्ड में आपको ऊपर मिल जाएगा राइट कॉर्नर के अंदर, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो। उसमें हमने लेक्चर थ्योरम को डिटेल में समझा है, एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं एक स्पेशल लेक्चर लेके। ओके, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सबसीक्वेंसेस। इसमें सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर हमने देखा कि इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट implies subsequence convergent and limit is same। ठीक है, कन्वर्स में नोट बी ट्रू, इसके हमने एग्जांपल देखे हैं। ओके, मैं एक चीज और इस टाइम पॉइंट करना भूल गया, जो भी हमारी थ्योरम्स है, स्टेटमेंट है, उसके हर कीवर्ड्स, ये मैंने हर लेक्चर में बोला है, हर कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी थ्योरम के लिए। अगर उस थ्योरम में से कोई भी एक कीवर्ड, कोई भी एक कंडीशन अगर आप हटा देते हो, भूल जाते हो, तो वो थ्योरम होल्ड नहीं करती, उसके लिए काउंटर एग्जांपल्स है। ठीक है, तो हमने जितने भी थ्योरम्स अभी तक देखी है टिल नाउ यानी कि आज से पहले 21 लेक्चर्स में हमने जितने भी थ्योरम्स देखी थी, उसमें हर कीवर्ड की हमने इंपॉर्टेंस देखी है कि अगर थ्योरम की बाकी सब कंडीशंस मैट हो रही है, लेकिन अगर एक भी कंडीशन ड्रॉप हो रही है तो भी थ्योरम ट्रू नहीं होती है इन जनरल। ठीक है, तो हमने काउंटर एग्जांपल्स देखे हुए हैं, और मैं हर बार कहता हूं वो काउंटर एग्जांपल्स आपके बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कुछ एक काउंटर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड है वो आपको -1 की पावर n है, ये बहुत सी थ्योरम्स को नेगेट कर देता है कि अगर कोई भी कंडीशन ड्रॉप हो रही है तो आप ये वाला एग्जांपल को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, वहां पे लग जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सब सीक्वेंस में देखूं मैं कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो मेरी सब सीक्वेंस थी वो भी कन्वर्जेंट थी। इससे भी हमने ये चीज प्रूव की हुई थी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार के लिए b की पावर n ही ले लेता हूं, या मान लीजिए किसी b पे कन्वर्ट कर रही है, आप इसको कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोनोटोन प्रूव कर दीजिए इसको और बाउंडेड प्रूव कर दीजिए, तो आपको मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम से ये मिल जाएगा कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बट आप लिमिट नहीं बता पाएंगे। बाय एमसीटी आप ये बता देंगे कि b की पावर n इज कन्वर्जेंट, बट लिमिट नहीं बता पाएंगे। लिमिट के लिए फिर हम क्या करेंगे कि b की पावर n b पे कन्वर्ट कर रहे हैं, b की पावर 2n है वो भी b पे कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये सब सीक्वेंस है। तो b इज इक्वल टू लिमिट b की पावर 2n विच इज लिमिट b की पावर n का स्क्वायर। हमने अभी देखा कि अगर xn और yn दो सीक्वेंस है तो xn इंटू yn का जो लिमिट होती है वो लिमिट xn इंटू लिमिट yn होती है, यानी कि लिमिट b की पावर n का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू या तो 0 हो या 1 हो, बट b हमेशा 0 और 1 के बीच में है एंड डिक्रीजिंग है सीक्वेंस, एंड सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड डिक्रीजिंग। तो यहां से हमें पता चला कि जो लिमिट है वो 0 ही होगी। ठीक है, उसके बाद हमने और दो नोइम थ्योरम यूज पढ़ी, उनमें से एक थी मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम। ये क्या कहती है, एवरी सीक्वेंस, आपको कोई भी रैंडम सीक्वेंस दे दी जाए उसकी एक तो मोनोटोन सबसीक्वेंस होगी ही होगी। ठीक है,
उसके बाद आपने बोल्ट्जमैन-वीरस्ट्रैस थ्योरम के बारे में बात की थी। ये बेसिकली एमसीटी प्लस एमएसटी है। ये मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम और मोनोटोनिक सबसीक्वेंस थ्योरम का स्मार्ट बाइंडिंग है। इसमें क्या है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाउंडेड सीक्वेंस है तो जो सबसीक्वेंस होगी वो भी बाउंडेड होगी, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसकी एक मोनोटोन सबसीक्वेंस भी होगी, सबसीक्वेंस भी बाउंडेड होगी। तो अगर कोई सबसीक्वेंस है वो बाउंडेड है और मोनोटोन है तो एमसीटी से वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो पहले हमने इसमें एमएसटी लगाया है। फर्स्ट स्टेप एमएसटी है कि सबसे पहले हमें एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस मिले, और दूसरा जो स्टेप है उसमें आपने एमसीटी लगाया है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। सही बात है। इन दोनों रिजल्ट के बाद एक और हमने थ्योरम पढ़ी थी जिसका कोई नेम नहीं था, बट थ्योरम वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल थी क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या कहती है कि अगर एक्सएन कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है, अगेन बाउंडेड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे पहले बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए और उसकी जितनी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, mind it, I am not saying कि every sequence, every subsequence, I am saying every convergent subsequence is converging to same limit, तो जो आपकी सीक्वेंस होगी वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, कितना प्यारा रिजल्ट है कि अगर हर सब सीक्वेंस कन्वर्ज होने लग रही है लेकिन बाउंडेड सीक्वेंस की, तो जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होनी जरूरी हो जाती है, और हर सीक्वेंस है वो सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रही है। तो इसके अंदर तीन कीवर्ड्स है, तीनों में से एक भी कंडीशन अगर आप ड्रॉप करते हैं तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट होल्ड करे। पहला कीवर्ड है बाउंडेड, सीक्वेंस का बाउंडेड होना जरूरी है। दूसरा है एवरी कन्वर्जेंट, और तीसरा है सेम लिमिट। अगर तीनों में से अगर आप एक भी कंडीशन ड्रॉप करते हैं तो आप नहीं कह पाएंगे कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, ये सब कुछ हमने सीक्वेंस के टोटल 3 लेक्चर्स के अंदर कवर किया था, जो बेसिकली लेक्चर नंबर 17, 18, लेक्चर नंबर 17, 18, 19 में आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात की थी लिम सुप और लिम इंफ, नहीं सॉरी, दैट वाज इन 19th, इन 19th लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट लिम सुप एंड लिम इंफ ऑफ ए सीक्वेंस। इसके अंदर हमें एक जो रिजल्ट मिला था वो क्या मिला था कि जो इन्फीमम है वो आपका लिम इंफ से छोटा होता है, वो आपका लिम सुप से छोटा होता है, और वो आपका सुप्रीमम से छोटा होता है। एंड जो सीक्वेंस है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस, वो कन्वर्जेंट होती है इफ एंड ओनली इफ जो लिम इन्फ है वो आपका लिम सुप के इक्वल हो जाए। अगर लिम इन्फ और लिम सुप अगर आपके इक्वल हो जाते हैं तो जो सीक्वेंस है वो आपकी कन्वर्जेंट हो जाती है। उसके बाद जो लेक्चर 20th था उसके हमने अंदर बात की थी कोशीस थ्योरम की, कोशीस थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो इसकी पहली अगर मैं बात करूं तो पहले में इसमें क्या था कि अगर an आपका कुछ l पे कन्वर्ट कर रहा है तो एवरेज ले लूं अगर मैं a1 प्लस a2 एंड सोन अप टू an अपॉन n, ये भी आपका l पे ही कन्वर्ट करेगा। इसके अंदर ही जो दूसरा रिजल्ट था वो था ज्योमेट्रिक मीन के लिए कि a1 इंटू a2 एंड सोन an पावर 1 अपॉन n, ये भी आपका l पे ही कन्वर्ट करेगा। इस दोनों रिजल्ट के हमने एग्जांपल देखे थे। जो इसकी सेकंड थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर an प्लस 1 अपॉन an l पे कन्वर्ट कर रहा है, यह आपका कब पॉसिबल है,
जब an की पावर 1/n है वो भी l पे ही कन्वर्ट्स करे, प्रोवाइडेड जो an है वो नॉन नेगेटिव सीक्वेंस है। ठीक है, इसके भी हमने एग्जांपल देखे थे, बट एक एग्जांपल आज ही मैंने देखा था तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में उन्होंने पूछा था कि an को दे दिया था, इट वाज n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n अपॉन n, राइट। सो पूछ रहा था कि an की लिमिट बताइए। अब देखिए, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है, n फैक्टोरियल पावर 1/n और उसके अपॉन में भी n। लेकिन अगर मैं इसको bn को एक बार के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n ये मान लूं, तो जो मेरा an है वो क्या हो जाएगा, bn की पावर 1/n। तो an की लिमिट अगर मैं पूछ रहा हूं वो बेसिकली क्या होनी चाहिए, लिमिट ऑफ bn की पावर 1/n, जो बेसिकली किसके इक्वल होनी चाहिए, लिमिट bn प्लस 1/bn के। आ जाइए bn प्लस 1/bn पे, n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 की पावर n प्लस 1, n की पावर n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, n अपॉन n प्लस 1 की पावर n बच गया। उसको आप लिख सकते हैं n प्लस 1 अपॉन n की पावर माइनस n। ये आपको हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n एंड होल की पावर -1। ये हमने आज ही बात की किस पे कन्वर्ट करता है, e पे। तो टोटल किस पे कन्वर्ट करेगा, e की पावर -1 पे। तो an की लिमिट क्या आ गई, e की पावर -1। ये 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन मिलेगा आपको जैम के अंदर, 2 नंबर का कम से कम क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, अगर आपको बस एक स्टेप भी याद था, कोशी सेकंड थ्योरम याद थी। कोशी सेकंड थ्योरम आपको जनरली बुक में नहीं मिलती है, नहीं बात करते, जैसे बाटल के अंदर बात करोगे तो वो नहीं बात करती है कोशीज फर्स्ट थ्योरम और सेकंड थ्योरम, क्योंकि उनका ये रहता है कि अगर बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है तो वो खुद से इस टाइप के रिजल्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम अभी तैयारी करने लग रहे, तो यहाँ पे हम बताने लग रहे हैं आपको कि कोशीज फर्स्ट थ्योरम कोशी सेकंड थ्योरम नाम की भी चीज है। इसी के साथ साथ एक और रिजल्ट भी था जो हमारा बीच में मिस हो गया है, कि अगर an a पे कन्वर्ट करता है, जो लिमिट थ्योरम ही है बेसिकली, तो जो मोड ऑफ an है ये मोड a पे कन्वर्ट करता है, अगेन कन्वर्ट्स में नोट बी ट्रू। अगर an पॉजिटिव टर्म सीरीज है और an आपका a पे कन्वर्ट कर रहा है, तो जो स्क्वायर रूट ऑफ an होगा वो भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ a पे कन्वर्ट करेगा। ये भी लिमिट थ्योरम में हमने देखा। एक हमने देखा कि अगर an प्लस 1 अपॉन an ये किसी l पे कन्वर्ट कर रहा है जो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो an है वो 0 पे कन्वर्ट करता है। इसी का एक और रिजल्ट था कि an की पावर 1 अपॉन n ये भी अगर l पे कन्वर्ट कर रहा है जो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है, तो भी an 0 पे कन्वर्ट करता है। उस टाइम हमने मेंशन किया था कि ये हम सीरीज में पढ़ेंगे रेशियो टेस्ट के नाम से, और ये हम पढ़ेंगे रूट टेस्ट के नाम से जब सीरीज की बात होगी एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात होगी। ठीक है, इन सब के बाद बस एक टॉपिक और बचता है जो हमने लास्ट क्लास में ही बात की है, जो है हमारी कोशी सीक्वेंसेस। ठीक है, कोशी सीक्वेंसेस क्या कहती है आपको कि एक्सन कोई सीक्वेंस है, वो कोशी होगी, कब होगी, इफ एंड ओनली इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई n एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे, सच दैट जो गैप है किसी भी दो टर्म का वो एप्सिलॉन से छोटा हो जाए, कब, इस n एप्सिलॉन के बाद।
भाई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स के बाद आप रैंडम कोई भी दो टर्म्स उठाओ, जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट टर्म्स उठानी है, एक्स एन प्लस वन और एक्स एन ही उठाना है, वो जरूरी नहीं है। आप रैंडम कोई भी दो टर्म्स उठाओ, ठीक है, उनका जो गैप है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। कितनी कमाल की बात है। इसके उसके बाद कुछ रिजल्ट देखे थे हमने कि सीक्वेंस is convergent if and only if it is Cauchy। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कब होगी, जब वो कोशी हो। सीक्वेंस कोशी कब होगी, जब वो कन्वर्जेंट हो। तो ये एक साथ चलते हैं, ठीक है। एक और चीज हमने इसी के अंदर देखी थी, वो थी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस। ये क्या कहती है, अगर मोड ऑफ एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन है, वो आपका लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम एक्स एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन हो जाता है फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, और ये जो सी है स्ट्रिक्टली लेस देन वन है। इस टाइप की सीक्वेंसेस, ठीक है, इस टाइप की जो सीक्वेंसेस हैं वो आती है आपकी एक्स एन प्लस वन, हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंसेस। और ये हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है, कोशी एंड हेंस कन्वर्जेंट। ठीक है, देखिए आज के लेक्चर में हमने कोई नया रिजल्ट नहीं पढ़ा है। मैं मानता हूं मैंने किसी भी रिजल्ट का आपको प्रूफ नहीं समझाया यहाँ पे, ये बस एक कलेक्शन किया है मैंने कि ठीक है कि आज तक हमने जो सेट्स के अंदर और सीक्वेंसेस के अंदर जो भी रिजल्ट्स पढ़े हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर, एक पर्टिकुलर सेट के अंदर आपको मिल गया है वो, कि ठीक है कि इस ऑर्डर के अंदर हमें पढ़ना है, यहाँ पे हमें ऐसे ऐसे रिकॉल करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के प्रूफ समझने हैं तो हर टॉपिक को हमने बहुत थोरोली एक्सप्लेन किया है, विद प्रूफ, विद एग्जाम्पल और विद काउंटर एग्जाम्पल आई शुड से इवन। क्योंकि अगर कोई भी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कीवर्ड ड्रॉप करता हूं तो काउंटर एग्जाम्पल हमारे पास होने चाहिए, हमने वो भी डिस्कस किए हैं थोरोली हर चीज के लिए, ठीक है। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज जो रियल एनालिसिस की प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें जाके वो लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, पुराने लेक्चर्स और आज वाला लेक्चर, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको वीडियोस, लेक्चर कब आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन, लेक्चर की पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल हो जाती है। आपकी कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कोई सजेशंस है, आप उस ग्रुप के अंदर पोस्ट कर सकते हैं। हम सभी सजेशंस का को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे और जो आपकी क्वेरीज है उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको लेक्चर फिर से पसंद आने लग रहे हैं तो प्लीज जितना हो सके इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।